हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर 12 5 ईयर प्लान पे देख लिया था, उसके ठीक ऊपर वाले यूनिट में पैरेलल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सिकनेस और रीजनल इम्बैलेंस, ये 2-3 टॉपिक्स बच गए थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले ऊपर की सारी चीज़ों को ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। तो पैरेलल इकोनॉमी आज लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत टेक्निकल है थोड़ा सा, ठीक है ना, टेक्निकल है ये चैप्टर, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूँ। पैरेलल इकोनॉमी, क्या कहीं और आपने ये पैरेलल शब्द सुना था? हाँ, बचपन में सुना था। कहाँ पर? बचपन में जब मैथ्स पढ़ा करते थे, फिजिक्स पढ़ा करते थे, तो पैरेलल लाइंस का एक कंसेप्ट आता था। पैरेलल लाइंस का मतलब एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन आ गई, 2 लाइंस हो गई। इन्हीं को हमने कह दिया पैरेलल, हिंदी में कह दिया समानांतर रेखा, ठीक। इकोनॉमी अगर हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि पैरेलल इकोनॉमी यानी समानांतर अर्थव्यवस्था, यानी ये दोनों अर्थव्यवस्था एक ही जैसी है, एक ही जैसे काम कर रही है, एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों को अलग नाम दे रहे हैं। ऐसा क्यों? अब समझते हैं। जब आपसे कोई कहता है कि देश की जीडीपी 8% हो गई, देश की जीडीपी इतनी हो गई, ग्रोथ इतना हो गया, हमारी जो इकोनॉमी है वो इतने ट्रिलियन की हो गई, हमारी जो इकोनॉमी है वो उसका नेशनल इनकम एक्सपेंड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें जब कोई कहता है, ये सारे डेटास जब आपके पास आते हैं, या फिर वो टीवी के वो एंकर्स के साथ बैठे हुए 2-3 लोग जो बैठते हैं और चीख चीख के चिल्लाते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर कर दिया, और विपक्ष में जो बैठा हुआ कहेगा नहीं ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये वो नहीं कर पाए। ये करने वाले लोग, ये लोग किस डेटा पे बात कर रहे होते हैं? ये लोग किस चीज का आकलन कर रहे होते हैं? ये लोग हमेशा, जो मैंने कहा ना कि एक इकोनॉमी और इसके सामने दूसरी पैरेलल इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी है इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कह दिया रियल इकोनॉमी, ठीक। इसको मैंने कह दिया रियल इकोनॉमी जो असलियत में है, और उसके ठीक समानांतर एक और अर्थव्यवस्था चल रही है, एक और इकोनॉमी चल रही है जिसको मैंने कह दिया पैरेलल इकोनॉमी। जब भी कोई डेटा आता है, जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई चर्चा होती है, तो वो हमेशा रियल एक्चुअल इकोनॉमी पे हो रही होती है, वो कभी पैरेलल इकोनॉमी पे नहीं हो रही होती है। क्यों नहीं हो रही होती है? क्योंकि जो एक्चुअल इकोनॉमी है उसके बारे में पता होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बारे में पता होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसके बारे में पता होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। लेकिन जो पैरेलल इकोनॉमी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हमने क्या कहा कि ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं ये चल रही हैं, अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में चल रही हैं, लेकिन हमको आइडिया हम नहीं लगा सकते कि कौन सा एक्चुअल है, कौन सा पैरेलल है। लेकिन कोई तो तरीका होगा, किस तरीके से हम लगाएं? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है, जो पैसा बैंक में रखा हुआ है, जो पैसा जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं उसमें घूम रहा है, उसको हमने कह दिया कि भैया आप क्या हैं? आप एक्चुअल इकोनॉमी वाले पैसे हैं। लेकिन जो पैसा एक्चुअल में चीजें नहीं चल रही, जैसे क्या सर एक्चुअल में नहीं चल रही है पैरेलल इकोनॉमी? जैसे आप बताइए। जैसे मैंने आपको भी ये बात पता होगी, देश के बारे में ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे यूथ ऐसे हैं जो बड़े बड़े शहरों में जो ड्रग्स के और इन सारी चीज़ों के उनको आदत पड़ जाती है। ये जो ट्रेडर्स होते हैं, क्या उनको कहा गया है कि नहीं तुम ट्रेड करो ड्रग्स का? नहीं कहा गया, उनको मना किया गया है, उनको प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन क्या होता है? क्या ड्रग्स की ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती है? स्मगलिंग होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो इन ट्रेड के होने पर कुछ पैसे भी तो इधर उधर होते होंगे, जनरेट होते होंगे, इनकम भी आती होगी कुछ ना कुछ। तो वो जो पैसे जनरेट होते हैं, वो जो पैसे इनकम आती है या जाती है, वो पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट है। उसके बारे में उसको परमिशन नहीं दिया गया है, वो छुप के किया जा रहा है, वो सामने आकर नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रही? यानी कि अगर मैं यहां पर आपको स्लाइड पर लेकर के जाऊं, आप पैरेलल इकोनॉमी मुझे लगता है थोड़ा मोड़ा समझ गए। अब इसके साथ अगर हम यहां पर चीजों को देखें तो देखते हैं क्या हम और अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं।
पहली बात, इसकी कोई हम डेफिनेशन, कोई परिभाषा हम कहें, ऐसा कुछ कहना ठीक नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कहना ठीक नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। पैरेलल इकोनॉमी की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई डेफिनेशन जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। जरा देखिएगा, पहले तो मैंने लिख दिया देयर इज नो एग्रीड और एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है भैया पैरेलल इकोनॉमी की, लेकिन जो ट्राई की गई है उसके बारे में हम समझते हैं। एक्चुअली इट शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वो भी क्या है, इनकम और वेल्थ का ही पार्ट है। पैरेलल इकोनॉमी में जो चीजें चल रही हैं वो भी इनकम और वेल्थ का ही पार्ट है, ठीक है, विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ आरबीआई और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उन इनकम और वेल्थ का पैसा एक्चुअल इकोनॉमी में भी है। इनकम और वेल्थ का जो पैसा है, जो भी चीजें हैं, वो चीजें क्या हैं, वो हमारे पैरेलल इकोनॉमी में भी है। लेकिन जिनके बारे में डेटा, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ना हो, सरकार के पास ना हो, जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके पास ना हो, वो सब क्या है, पैरेलल इकोनॉमी की पार्ट है। बात समझ में आ रही? हमारे देश में लगभग 20 करोड़ लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनकम टैक्स भरेंगे, लेकिन अभी कुछ समय पहले का ही डेटा था कि लगभग 50-60 लाख लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। बात समझ रहे हैं? टैक्स की चोरी करते हैं। टैक्स की चोरी करते हैं तो वो पैसा क्या है, वो पैसा यानी कि वो शो नहीं करते हैं, वो पैसा यानी क्या है उनके लिए, एक तरीके से वो पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम कर रही है। वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? वो पैसा वो कहीं और रखते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग कहते थे ना कि भारत सोने की चिड़िया है, पहले हम लोग इस बात को बहुत महत्व देते थे, बहुत सच बात भी ये थी। और आज भी अगर आप सोचिए कि 50-60 लाख लोगों के इनकम टैक्स पे करने पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतने कंडीशन में, इतने हद तक चल रही है। अगर 20 करोड़ लोगों में से अगर 5-7-8 करोड़ लोगों ने टैक्स पे करना शुरू कर दिया इनकम टैक्स, तो क्या हम फिर से उस दिशा में आगे नहीं बढ़ जाएंगे? लेकिन हम लोग खुद सिटीजन्स, जो हम लोग ही हैं, जो टैक्स पे करने वाले टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग खुद इस इकोनॉमी को जन्म देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अपने ये जो कहानी है पैरेलल इकोनॉमी की, कब से शुरू हुई, तो भारत में इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब ब्रिटिशर्स वहां पर हमारे देश पर राज कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया जो कैमल्स हैं, मान लीजिए जो भी जानवर हैं जिनका हमको प्रयोग करना है युद्ध में, उसके बाद या फिर बाकी सारी चीज़ों में उनका इस्तेमाल करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने, उस ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में दी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी चोरी चकारी ये सारी चीज़ें शुरू हुई, ठीक है ना। आगे चले, जब हम आज़ाद हुए, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इसकी कहानी शुरू हो गई थी। जब हम आज़ाद हो गए तो 1950 में भी हमको देखने को मिला। 50s के समय जब हम आगे बढ़ रहे थे, हमने आपको पढ़ाया, मैंने आपको लाइसेंसिंग पॉलिसी, हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी अपनाई। लाइसेंसिंग पॉलिसी में हमने क्या कहा, लाइसेंसिंग पॉलिसी में कहा कि जिसको लाइसेंस मिलेगा वही इंडस्ट्री खोल सकता है, जिसको लाइसेंस नहीं मिलेगा इंडस्ट्री खोलने की सोचना मत, सरकार बड़ा स्टेप ले लेगी तुम्हारे खिलाफ। अब क्या हुआ, लाइसेंसिंग पॉलिसी को परमिट करने के लिए हमने किसको रखा, हमने रखा ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया, जिसने बढ़िया बढ़िया ब्राइब, बढ़िया बढ़िया करप्शन कर करके, बढ़िया बढ़िया पैसा, मोटा मोटा गद्दी ठीक है ना, पैसों का ले आके बैग भर भर के जिसने ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स को दिया, उनको परमिट किया गया। जब हमने टारगेट रखा लाइसेंसिंग राज का, लाइसेंसिंग पॉलिसी का, तो हमारा मोटिव तो थोड़ा क्लियर था। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम रीजनल इक्वलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में ज्यादा इंडस्ट्री में अंतर ना रहे, इसलिए हम लाइसेंस उसी हिसाब से बांटेंगे कि अगर महाराष्ट्र में 10 इंडस्ट्री खुल गई हैं, बिहार में अगर 4 खुली हैं, तो हम बाकी के लाइसेंस उसी को देंगे जो बिहार में खोलना चाहे। हमने उसका जो तरीका था, जो उसके पीछे सोच थी, वो तो हमने सही लेकर के हम आए। लेकिन जिनको हमने अपॉइंट किया ये लाइसेंस बांटने के लिए, उन्होंने उसमें क्या किया, बहुत बड़ा बड़ा करप्शन किया। अब जो करप्शन किए होंगे वो क्या है, एक तरीके से उस पर वो टैक्स पे कर रहे होंगे, क्या उस पर वो सारी चीजें कर रहे होंगे। और उस समय हमारी टैक्स की जो प्रॉपर मैनेजमेंट था वो भी किस तरह का था, आजादी के कुछ समय के बाद ही आप समझ सकते हैं। यानी पैरेलल इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़नी शुरू हो गई। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी शुरू हुई, तो वो पॉपुलेशन के अगल बगल वाले जो सोच वाले लोग थे, उनका सोच क्या था,
टैक्स इवेजन, बचाओ टैक्स, चोरी करो टैक्स। तो क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सपेंड की, जो जनसंख्या बढ़ती गई, उनके अंदर भी अपने नेबर्स को देख करके वही भावनाएं आने लगी। तो यानी क्या हुआ, पैरेलल इकोनॉमी का जो दायरा था वो इकोनॉमी का दायरा बढ़ता गया। 50 की अगर हम बात करें 1950 के, तो लगभग 3% कहा जाता है कि पैरेलल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। वही जब हम 80s में आए तो ये 20% पर पहुंच गई। हम 95 में गए तो ये 35% तक चली गई। हम 2000 के बाद की जब बात करें तो वो 40% से ऊपर चली गई। बात समझ में आ रही? तो यानी पॉपुलेशन बढ़ता गया, पैरेलल इकोनॉमी बढ़ती गई। लोग इसमें क्या करने लगे, बहुत बड़ा रोल निभाने लगे। उनको पैरेलल इकोनॉमी, टैक्स की चोरी, आज भी टैक्स की चोरी लोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ पॉलिसी बनाने की कोशिश की, लेकिन भैया अभी भी हमारे देश में किसी भी रूल रेगुलेशन बनने के पहले ही उसको किस तरीके से तोड़ना है उसके महारथी बैठे होते हैं। बात समझ में आ रही? तो हम अब अगर इस डेफिनेशन के तौर पर जाएं, इस तरीकों के इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आ रहा है। हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वो भी क्या है, इनकम और वेल्थ का ही पार्ट है, उसको हम कंसीडर करते हैं उसमें। लेकिन किसकी बात हम कर रहे हैं, वो पैरेलल इकोनॉमी में आएगा जो आरबीआई के कंट्रोल में ना हो, वो पैरेलल इकोनॉमी में आएगा जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में ना आता, इनकम टैक्स अथॉरिटी उस पर, उनको उसकी नजर उस पर ना हो, उसको पता ना हो। बात समझ में आ रही है? इट इज टर्म्ड एज पैरेलल इकोनॉमी बिकॉज इट रन्स पैरेलल रादर इन कॉन्ट्राडिक्शन विथ डिक्लेयर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ ही ये चलती है। बात समझ में आ रही? इनको कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। लेकिन फिर भी आप सोचिए, टैक्स की चोरी अगर ना हो, टैक्स अगर जो हमको बेहतर प्रॉपर तरीके से देना है अगर हम दें, तो क्या होगा, सरकार के पास पैसे ज्यादा होंगे। सरकार अगर बेहतर इंटेंशन के साथ काम करती है तो उन पैसों का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। ये बात मेंशन करना जरूरी था कि बेहतर इंटेंशन के साथ काम करती है, ठीक है ना। लेकिन सरकार के पास पैसे बहुत ज्यादा होंगे। सरकार के पास अगर पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकती है हम लोगों पर, ज्यादा खर्च कर सकती है हम लोगों पर, ज्यादा वेलफेयर कर सकती है हम लोगों को। बात समझ में आ रही? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमको समझ में आ रहे हैं। अब इसमें और क्या मेंशन है, अगर मैं ब्लैक मनी के बारे में, हाँ, जब मैं कह रहा हूं पैरेलल इकोनॉमी तो इसको कई सारे और नाम से जाने जाते हैं। एक ब्लैक मनी ही हम इसमें कहते हैं, ब्लैक मार्केट की हम बात करते हैं, और ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी का हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स में चोरी करने वाले लोग, ठीक है ना, वो ब्लैक मनी रखते हैं। जैसे हम देख लें यहां पर, ब्लैक मनी जनरेटेड थ्रू पैरेलल इकोनॉमी, किसके थ्रू जनरेट की जाती है, पैरेलल इकोनॉमी के, इज नॉट रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट। वही तो पैरेलल इकोनॉमी में था, जो सरकार को इंफॉर्मेशन ना पता हो, रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ हो, जो आरबीआई के पास उनका डेटा ना हो, वही तो पैरेलल इकोनॉमी में आते हैं। बट इट एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड एंड स्टोर ऑफ वेल्थ। मैंने आपसे कहा ट्रेड के बारे में, स्मगलिंग हो रही है, आज भी जो ड्रग्स हैं उसका लेन देन ट्रेड हो रहा है, लेकिन मना है ना देश में, प्रोहिबिटेड है ना, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ये सब किस में आएगा, ये पैसा किस में आ रहा है, कंजम्पशन में तो यूज हो रहा है, लेकिन ये पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट है। इसके बारे में नहीं पता है सरकार को, इसके बारे में इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं पता है, इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? फिर द ट्रांजैक्शंस इन पैरेलल इकोनॉमी आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही बात हो रही है, ठीक। दिस लीड्स टू फर्दर इवेजन ऑफ टैक्सेस, देयरबाय एडवर्सली अफेक्टेड द गवर्नमेंट बजट। अब जब स्मगलिंग किया, पैसा आया, पता ही नहीं किसी को, तो टैक्स किस पे देंगे, किसको देंगे, कौन मांगेगा, जब पैसा ही नहीं पता कितना है मेरे पास। बात समझ में आ रही है? फिर इट इज ऑल्सो नोन एज, अब हम समझते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे, ब्लैक इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, अनकाउंटेड इकोनॉमी, अनरिपोर्टेड इकोनॉमी, अनसेक्शनड इकोनॉमी, इन सारे नामों से भी हम क्या करते हैं, पैरेलल इकोनॉमी को जानते हैं। याद रखिएगा, कहीं अगर पूछ दिया, ठीक है ना, कि पैरेलल इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रहें। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसमें अब किसी की एक डेफिनेशन दी हुई थी, मिली हुई हमको मिला तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा पैरेलल इकोनॉमी पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑफिशियल इकोनॉमी। यही बात हम लोग कह रहे हैं, सीरियस थ्रेट है एक तरीके से, ठीक है ना, ऑफिशियल इकोनॉमी के लिए। और हम ये बात आपसे बता दें, ये बात जहां तक अगर आप पैरेलल इकोनॉमी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको भी फील होगी। मुझे जो लगता है, इस देश में अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, जो हम कहते हैं कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर हम सच में पैरेलल इकोनॉमी को भी साथ में जोड़ें
तो शायद जितना असलियत में एक्चुअल इकॉनमी है ना, उसका 200% पैरेलल इकॉनमी में चल रही है चीज़ें। बात समझ में आ रही? तो अगर उन पैसों को भी हम ला सकें इसमें, तो शायद चीज़ें कितनी बेहतर हो जाए। बात समझ में आ रही? सरकारों ने प्रयास किए, सरकारों ने बहुत प्रयास किए, उनके पैसे नहीं होते हैं क्या इसमें? चलिए ठीक। मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी, मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी इज बेसिकली इनकम either earned by engaging in unlawful activities or by misappropriating funds। ठीक है, याद रहे ये बात, unlawful activities या फिर misappropriating funds, ये 2 पॉइंट्स याद रहे। यहीं से किसका जन्म होता है? ब्लैक मनी का जन्म होता है। ठीक है ना। फिर which legally belongs to, अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सरकार के पास जिसका डेटा ना हो। ठीक। ब्लैक मनी इज एग्रीगेट ऑफ इनकम्स विच आर टैक्सेबल बट आर नॉट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटीज। यही बात हम लोग तब से कर रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज को उनके बारे में ना पता हो। दिस स्टेटमेंट वाज, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा इस बात को, ब्लैक मनी इज एग्रीगेट ऑफ इनकम्स विच आर टैक्सेबल बट आर नॉट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है ना। जिनको हमको ब्लैक मनी को क्या करना था? हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो देनी थी, ठीक है ना, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये सारी डेफिनेशन किसके द्वारा पैरेलल इकोनॉमी के लिए, ब्लैक मनी के लिए दी गई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। याद रखिएगा इस बात को कि ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई थी। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अब कॉजेज क्या है भैया इसके? मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में आपको बताया। इसमें बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन आज भी है देश में जो जिनके बैंक अकाउंट, जिनका बैंक ट्रांजैक्शंस अभी भी नहीं होता है। जब इनके ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, इनका बैंक खाता नहीं है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिनका इंफॉर्मेशन नहीं है उसी को तो हम कह रहे हैं ना एक तरीके से। ठीक है ना। तो एक हो गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमने अपने इनकम टैक्स सेकेंड ईयर में ही है शायद, ठीक है ना। तो हमने कई सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर में क्या किया है? इनको एग्जेम्प्ट किया है, एग्रीकल्चरल इनकम को हम इनको माफ़ किया है कि भैया नहीं, तुमसे हम बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे। हमारा संविधान भी इस चीज़ के बारे में कहता है। लेकिन फिर भी ये बात आपने इनकम टैक्स में पढ़ी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस पर टैक्स इम्पोज कर सकती है। बहरहाल हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की। इसमें क्या है? इसमें चीज़ें अभी भी उस तरीके से इकोनॉमी में नहीं आई हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, उनके खाते अभी भी नहीं हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी ऐसी नहीं है। और भारत में अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% से ज़्यादा लोग क्या हैं? इसी सेक्टर में। बात समझ में आ रही? करप्ट कमर्शियल मेथड्स, बताना पड़ेगा इसको, करप्ट कमर्शियल मेथड्स। ठीक है ना। हमारे यहाँ देखते ही हैं आप, ठीक है ना, हम कोई भी काम करते हैं। शॉर्टेज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा कॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही इसी की शुरुआत हुई। ठीक है ना। फिर हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, एक तो बहुत बड़ा कॉज ये भी है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लेगी सरकार, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन अगर हमारे ऊपर इम्पोज किया जाएगा, जैसे कि जब भी कोई चीज़ इम्पोज किया जाएगा ना जनता के ऊपर, तो वो फिर कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ रही? आपको भी ज़बरदस्ती अगर कुछ करवाया जाए तो आप भी कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। उसी तरीके से अगर टैक्स पेयर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाए कोई चीज़, तो वो भी क्या चाहेंगे? वो भी कुछ इधर उधर का रास्ता ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था? जो टैक्सेशन का रेट था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो क्या करते थे? वो टैक्स की चोरी और ये सारी चीज़ें शुरू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। ठीक है ना। फिर मोरल क्राइसिस, ठीक है, हमारे जो मान लीजिए जब हमने बात की करप्ट कमर्शियल की, तो उसमें हम लोगों ने अगर हम देखें हमारे पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन रैलीज करते हैं, क्या उनका पैसा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनकम टैक्स को पता है? क्या उस पर टैक्स देते हैं वो? आपको लगता है? लगता है क्या? नहीं लगना चाहिए अगर लगता है तो। ठीक है। फिर मोरल क्राइसिस, बहुत बड़ा मोरल क्राइसिस है भाई। जो हमारे ऊपर टैक्स इंपोज कर रहा है, जो सारी पॉलिसी बना रहा है, वही ये सब काम कर रहा है। ठीक है ना। 2 क्लास एक तरीके से बढ़ गया। अगर हम इसमें एक और पॉइंट लिखना चाहें तो ये 2 क्लास में सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। एक क्लास जिसके पास कुछ नहीं है, पैसे वैसे नहीं है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जिसके पास पैसे हैं वो उसमें टैक्स में चोरी कर रहा है। ठीक है। वो और पैसे बनाने के लिए अपने पैरेलल इकोनॉमी में वो कहीं पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके और मुनाफा कमा रहा है, और जिसके पास पैसे नहीं है, जिनके पास हो सकता था वो पैसा यहाँ खर्च किया जाता, वो उनके पास है ही नहीं। 2 सेक्शन में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया सोसाइटी को। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये ठीक ठाक है। ठीक है ना। ये कॉजेस थे इसके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
इफेक्ट्स की अगर हम बात करें इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, हम इन्फ्लेशनरी इफेक्ट किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं? चीजों का दाम महंगा हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब हम पढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन, तो हमको ये चीज पता है। अब आप ये सोचिए कि जो लोग पैसा दबा के रखे हुए हैं, जो पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट किए हुए हैं, वो लोग पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, तो पैसे का फ्लो तो वो कर ही रहे हैं, और झेल कौन रहा है? जनता जो नीचे है। मनी सप्लाई तो वो कर ही रहे हैं, खूब मनी सप्लाई कर रहे हैं पैरेलल इकोनॉमी से, जितना मन में इच्छा है उतना मनी सप्लाई कर रहे हैं, ताकि और मनी क्रिएट कर सके, और इनकम जनरेट कर सके। और उस मनी सप्लाई के ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, मनी का फ्लो बढ़ जा रहा है, मनी की सप्लाई बढ़ जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, और इस इन्फ्लेशन का खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम सेकंड बात करें, देखिए मैंने आपसे कहा डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात इसमें होती है, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है सोसाइटी का। इवेजन ऑफ टैक्सेस, इसीलिए चोरी, भाई चोरी करते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ रेवेन्यू, अब ये बताइए अगर टैक्स की चोरी होगी तो रेवेन्यू का लॉस होगा ही सरकार का, सीधी सी बात है। अगर टैक्स आप नहीं देंगे तो सरकार के पास और क्या रास्ते हैं? बात समझ में आ रही? एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, अब जब रेवेन्यू ही नहीं आएगा, जब रेवेन्यू नहीं आएगा, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट रहेगा, ये सारी कंडीशंस जब इकोनॉमी में रहेंगे तो एडवर्स इफेक्ट तो है ही। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं पैरेलल इकोनॉमी में। सब चीजें आपस में रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि मतलब कोविड के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आजकल कोई भी डेटा आता है तो लोग कहते हैं कि इसलिए खराब है क्योंकि कोरोना आ गया। ऐसा नहीं है, कोरोना के पहले भी हमारी जो जीडीपी थी वो कितनी थी? लगभग 4% 5% पे आ गई थी, ठीक है ना। जीडीपी हमारी गिरनी शुरू हो गई थी। उस समय हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ था? हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 30% के डिक्लाइन में चल रहा था, 30%। बात समझ रहे हैं? और उसी के साथ गारमेंट सेक्टर्स भी 30%, 25 से 30% के नीचे डिक्लाइन में चल रहा था, वो भी नीचे चल रहा था। अब लोगों ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर गिर रहा है, गारमेंट सेक्टर गिर रहा है। अरे भैया, ऑटोमोबाइल सेक्टर गाड़ियों की तो बात कर रहे हो, गाड़ियों पर जिस पर बैठते हैं आप लोग, ठीक है, वो कहाँ से बन के आती हैं? गारमेंट सेक्टर से आती हैं कि नहीं? तो जब यही नहीं बिक रहा है तो वो भी नहीं खरीद रहे होंगे उससे। तो अगर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर गिर रहा है तो गारमेंट सेक्टर भी तो गिरेगा ना। यानी सब आपस में क्या है? लिंक्ड है। अगर एक की कहानी बिगड़ेगी तो दूसरा भी अपने आप बिगड़ेगा। इसीलिए हमने एडवर्स इफेक्ट की बात की। अब हम बात करें सजेशंस फॉर सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, यही काम हम लोग करते हैं शुरू से। सब काम करने के बाद सजेशन देते हैं। इंप्रूवमेंट इन इलेक्शन प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इन इलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, हो पाएगा। मिनिमम कंट्रोल्स एंड लाइसेंसेस, जितना हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, जितना हम लाइसेंस लगाएंगे, उतना लोग इधर उधर का रास्ता ढूंढेंगे। हम उनको खुलकर व्यापार करने दें, हम उनको एक ओपन मार्केट प्रोवाइड करें। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें कम से कम कंट्रोल हम उन पर रखें। एलिमिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी ट्रांजैक्शंस आप लोग जान रहे हैं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, जो टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी के आ जाने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाने के बाद चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हुई, ठीक है ना। जीएसटी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था एक तरीके से, ठीक है ना। हम लोगों ने आधार कार्ड भी हम लेकर के आए, जीएसटी भी हम लेकर के आए। इससे क्या हुआ? इससे हमको इसमें थोड़ी सी ठीक ठाक रियायत मिली, हमको पता चलने लगा कौन क्या कर रहा है। हमने कंपलसरी कर दिया कि भैया आधार कार्ड का यूज करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम देखें तो जीएसटी आने के बाद लोगों को थोड़ी सुविधाएं मिली, लोगों ने इस तरीके से काम करना शुरू किया, ठीक है। ये हो गया जो हमने सजेशन दिए। सजेशन देने के बाद इम्पैक्ट क्या है ब्लैक इनकम्स ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। लॉसेस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, बात समझ में? सीधी सी बात है, लॉस तो हो ही रहा है ना रेवेन्यू, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मिस डायरेक्शन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जहां पर हमको एलोकेशन करना है पैसा वहां नहीं जा रहा है बल्कि वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं पैरेलल इकोनॉमी वाले, तो मिस डायरेक्शन हो गया एक तरीके से। मोर लिक्विडिटी, सीधी सी बात है, लिक्विडिटी मोर होने का मतलब क्या? मनी का फ्लो, कैश का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। कैश का फ्लो ज्यादा होने का मतलब, अच्छा क्यों कई बार कंपलसरी कर दिया था कि आप चेक से पेमेंट कीजिए। जैसे मैं अगर मान के लीजिए मैं पढ़ा हूँ जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पर जब मैं पढ़ता था तो मैं जब 10th 11th में आया तो उसके पहले हम लोग कैश में फ़ी पेमेंट करते थे, लेकिन फिर किसी ने कह दिया कि नहीं जीएन में कुछ घोटाला घपला कुछ हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा किसी ने आरोप लगाया। तो वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर स्कूल के मैनेजर ने कहा कि अब जो फ़ी पेमेंट होगा वो चेक के माध्यम से होगा।
बात समझ में आ रही है? तो चेक वगैरह ये सारी चीजें चलेंगी, तो यहां पर क्या होगा, सीधे ट्रांजैक्शन होगा। कैश अगर आएगा तो क्या होगा, 10 रुपए जेब में, 100 रुपए उधर, ठीक है। तो कैश में वो सारे चांसेस होते हैं। अब उसमें चेक में कैसे करेंगे, थोड़ा पन्ना थोड़ा फाड़ लेंगे क्या वहां से, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मोर लिक्विडिटी, ठीक है। फिर अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। अब पैरेलल इकोनॉमी वाली जो चीजें हैं वो इसमें आती ही नहीं है भाई। जीडीपी हम बार बार कह रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अगर ये वाले पार्ट को भी हम इकोनॉमी में, एक रनिंग जो इकोनॉमी है उसमें अगर हम लेकर के आ गए, धीरे धीरे इसका हिस्सा अगर हम लेकर के आना शुरू कर दिए, तो जीडीपी क्या होगा, बेहतर ही होगा, सीधी सी बात। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वही बात, ठीक। गवर्नमेंट मशीनरी टू कंट्रोल द इकोनॉमी। गवर्नमेंट मशीनरी, कौन कौन सी मशीनरी काम करती है, याद रखिएगा नाम, अंदर की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। तो सीबीडीटी, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। सेकंड, अब अगर हम बात करें और क्या क्या है, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फिर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी। सुनते हैं ना जब भी कोई चीज होता है, अब आपको याद आ जाएगा मैं कहूंगा तो, ठीक है। अभी पीछे अपोजिशन प्रेजेंट गवर्नमेंट पर कुछ आरोप लगा रही थी अपने इलेक्शन में 19 में। वो बार बार क्या कह रही थी कि ये जो आपने चीजें मंगाई हैं या फिर चीजों का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, इस पे एसआईटी की जांच बैठाई, एसआईटी की जांच बैठाई। बात समझ में आ रही है? बार बार क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर ये जांच बैठती है, ये चीजें अगर बैठती हैं तो सच सामने आएगा, ठीक है। अब उसमें कितना सच था कितना झूठ था ये मुझे नहीं पता, ठीक। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था, इसलिए हम लोग उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है ना, एसआईटी। अब ये किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, इसीलिए लोगों को भरोसा इस पर ज्यादा भी होता है, ठीक है ना, इसीलिए इस पर भरोसा ज्यादा भी होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट चेक बैलेंस, चेक ब्लैक मनी, ठीक है ना। गवर्नमेंट किस तरीके से क्या करती है, मेजर्स टू अनअर्थ ब्लैक मनी। अब किस तरीके से वो क्या करेगी, इन पैरेलल इकोनॉमी को अपने रनिंग इकोनॉमी में लेकर के आएगी। देखिए, क्या सरकार ने कोशिश नहीं की अपने स्कीम के द्वारा, डिमोनेटाइजेशन के द्वारा कोशिश की, चलिए ठीक। डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स वॉज इफेक्टेड, अब ये शब्द सुन के घबराइएगा नहीं, वॉज इफेक्टेड थ्राइस, पहली बार नहीं हुआ था, ठीक। इफेक्टेड थ्राइस, वंस इन 1946, सेकंड इन 1978, अगेन इन 2016। बात समझ में आ रही है? ये चीजें 3 बार हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल सरकारों ने किया है, ताकि वो क्या कर सकें, इस ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर सकें व्हाइट में, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि शुरुआत में, और डेटा भी आया, अब उस डेटा पे हम लोग क्या बात करें, डिमोनेटाइजेशन हमारा टॉपिक नहीं है, जब बात करनी होगी तो करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि डिमोनेटाइजेशन एक अस्त्र शस्त्र है सरकार के पास, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें सेकंड, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, इसमें सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि भैया चोरी किए हो, कोई बात नहीं, पेनल्टी नहीं लेंगे तुमसे, बस एक काम करो, उस पर टैक्स पे कर दो, ठीक। देखिए पढ़ लेते हैं इसको। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ट्राइड, the government has also tried the policy that those who voluntarily disclose their मेरे कीबोर्ड का के गायब है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, those who voluntarily disclose their black income of the past to the taxation authorities will not be punished and penalty may be waived or minimized। बात समझ में आ रही है? आप बस क्या कीजिए, आपने जो पैसा रखा है भैया ब्लैक वाला, लाके ठीक ठाक से उस पर टैक्स दे दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए उस पैसे के बारे में, बाकी आपके ऊपर हम कोई ज़्यादा आरोप नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कह दें, धमकी दे दें, तो कौन आएगा बाहर लेकर के, ठीक है ना। तो सरकार को कोशिश करना पड़ता है कि अलग अलग तरीकों से लोग खुद आएँ जिनके पास ये चीज़ें हैं और वो इन चीज़ों के बारे में बताएं। तो एक हमने क्या इस्तेमाल किया, VDS का इस्तेमाल किया, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम। फिर डिपॉजिट इन नेशनल हाउसिंग बैंक, इसमें इन 1991-92 गवर्नमेंट लॉन्च्ड NHB नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम टू अनअर्थ ब्लैक मनी, ठीक है ना, ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल डिडक्ट 40% ऑफ डिपॉजिट्स मेड विथ NHB इन द फॉर्म ऑफ टैक्स।
the person making deposits under this scheme will not be questioned about the source of income। नहीं पूछेंगे भाई तुमसे सवाल कहां से इकट्ठा किए, खाली क्या करो 40% डिपॉजिट कर दो, ठीक, हमारे पास ही पैसा आ जाएगा, ठीक, तुमको भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, लेकिन करो तो शुरू करो पे करना। तो सरकार ने अपने तरफ से बहुत सी कोशिशें, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जिससे हम क्या कर सकें, इन चीज़ों को हम ब्लैक मनी का जो पार्ट है उसके हिस्सेदारी को हम धीरे धीरे कम कर सकें। मेजर्स टू चेक टैक्स इवेजन, ठीक है ना। अब हमको क्या, एक तो टैक्स की चोरी है, अब जो लेके भाग गए हैं उनको हम लेकर के आने की कह रहे हैं बात इसके पहले वाले पार्ट में, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन के थ्रू कहें, चाहे हम वीडीएस के थ्रू कहें, चाहे हम एनएचबी के थ्रू कहें। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो टैक्स में चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी जनरेशन ऑफ tax evasion in our country. Such tax evasion is either converted into white money or black money. A large number of legal and administrative measures were taken to avoid tax evasion. बहुत से तरीकों का इस्तेमाल हम करने की कोशिश की। These measures were undertaken as per the recommendation of various committees. Committees याद रहे, such as Administrative Reforms Commission 1969, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1969, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी 1971, केलकर टैक्स रिफॉर्म कमेटी 2002। बात समझ में आ रही है। इन सारी कमिटीज के रिकमेंडेशन पर हम लोगों ने कोशिश की कि हम किस तरीके से टैक्स इवेजन को कंट्रोल या उनको चेक कर सकें। बात समझ में आ रही। फिर हम आते हैं अपने फॉलोइंग स्टेप्स टू चेक टैक्स इवेजन, किस तरीके से हम टैक्स इवेजन चेक कर सकते हैं। बार बार जो कमिटी बात कर रही थी, रिडक्शन इन टैक्स रेट, ठीक है ना, रिडक्शन इन टैक्स रेट हम कर दें। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज एंड टैक्स प्रोसीजर्स। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा इंपोज करने की कोशिश करेंगे ना तो लोग उसमें चोरी बढ़ाते रहेंगे। आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा लिबरल कर दीजिए, थोड़ा सा इजी कर दीजिए, ताकि लोग क्या करेंगे, लोग उसको आराम से पे कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है ना। जैसे रिडक्शन इन टैक्स रेट, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा और लोग टैक्स पे करना शुरू करेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज एंड टैक्स प्रोसीजर्स, कई लोग को भरने नहीं आता है, ठीक है ना, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक। फिर अलॉटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड की अब बात आ रही है, ठीक है ना, इससे भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लाइसेंसिंग पॉलिसी और फलाना ठिकाना इतने सारी पॉलिसीज इंपोज करके उनको रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर दबा के नहीं रखना होगा। बात समझ में आ रही है। उनको थोड़ा लिबरल पॉलिसीज के थ्रू उनको क्या करना पड़ेगा कि जाओ भैया ऐश करो, जो बिजनेस करना है करो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो लोग चोरी भी कम करेंगे। ठीक, खत्म हो गया क्या, ठीक, खत्म, ठीक है। तो ये पैरेलल इकोनॉमी एक अच्छा टॉपिक था मुझे जहाँ तक लगा। आप इसको देखिएगा वीडियो को, और इसके साथ मैं पीपीटी आपको सेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं आज अगर रात तक सेंड कर दिया तो ठीक, नहीं तो मैं कल सेंड कर पाऊँगा, ठीक है ना, लेकिन मैं कर दूँगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा, फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।